हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और आप सभी का स्वागत है 10 मिनट शो में। जी हाँ गाइज, सिविल इंजीनियर्स का ये बहुत ही फेवरेट शो जिसमें 10 मिनट के अंदर मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। आज है तीसरा दिन और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जो कि आपके AJE एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बात कर रहा हूं कैप्सूल 3 की। इसमें मैं बात करने वाला हूं आरसीसी बीम की और कुछ कोडल प्रोविजंस और साथ साथ में कुछ आईएएस कोड की, जो आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं। देखिए गाइज, हमारे पास जो बीम होती है, इस बीम में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को सबसे पहले समझ लेते हैं, जो आपसे एग्जामिनेशन में अक्सर करके पूछे जाते हैं। गाइज, यहाँ पे टॉप पे लगे हुए हैं कंप्रेशन में जो स्टील, इसको हम लोग ASC से डिनोट करते हैं। दीज आर दी स्टील जो कि कंप्रेशन में लगे हुए हैं, ASC यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। और नीचे वाले स्टील जो है इनको हम AST से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे जो इनके चारों तरफ बार दिख रही है, दैट इज नॉन एज स्टिरप्स, जो यहाँ पे चारों तरफ लगी हुई हैं, इनको आपस में बांधे हुए हैं, शेयर रेनफोर्समेंट की तरह वर्क करती हैं, शेयर से बचाती हैं स्ट्रक्चर को। टॉप विड्थ B है। इफेक्टिव डेप्थ जो होती है नीचे वाली बार के सेंटर तक, CG जहां पे आएगा इसका सेंटर तक, टॉप से बिल्कुल डेप्थ जो होती है उसको इफेक्टिव डेप्थ बोली जाती है। ये कुछ बेसिक टर्म है जो कि आप लोग फ्रिक्वेंटली पढ़ते रहते हो। बीम डिजाइनिंग में जब हमें बार्स वगैरह की लैपिंग करते हैं, बार्स वगैरह को प्रोवाइड कराते हैं, तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि कोड में कुछ और मिलता है, आप जहां पे पढ़ते हो अमेंडमेंट वगैरह जनरली बच्चे नहीं देखते हैं, तो वहां से उनको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ना है, इसलिए आपको इन सेशन में वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं वन बाय वन करके। देखिए गाइस, यहाँ पे बार्स प्रोवाइड कराई गई हैं और बार्स प्रोवाइड कराने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पे आपको हर बार में जो स्टिरप्स लगाई गई हैं, स्टिरप्स को एक ही साइड में रखा गया है। ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर स्टिरप्स हम प्रोवाइड कराते हैं तो बार की बेंडिंग जो होती है एजेस पे, वो यहाँ पे अगर एक बार की बेंडिंग दिख रही है तो अगले वाले बार की बेंडिंग दूसरे वाले साइड में दिखेगी, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिससे कि किसी एक साइड में बार हमारी कमजोर ना हो जाए। दूसरी इंफॉर्मेशन आपके साथ देना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम स्टिरप्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मान लो ये बीम है हमारे पास, तो इस बीम में जैसे यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर यहाँ पे ऊपर साइड में जो आपको प्रोवाइड कराया गया है, ऊपर साइड में आपको देखने को मिल रहा है कि ये बार को बेंड किया गया है, क्या हम नीचे भी बेंडिंग रख सकते थे? क्या नीचे भी ऐसे बार को बेंड ऐसे कर सकते थे क्या नीचे साइड में? तो कभी भी नीचे साइड में इस तरीके से हम बेंड करके ज्वाइंट नहीं करते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? जब भी इस बीम में बेंडिंग आएगी, जब भी इस बीम में बेंडिंग देखने को मिलेगी, तो नीचे वाला पार्ट टेंशन में चला जाएगा। आपको भी पता है नीचे वाले पार्ट में टेंशन आएगा, तो बॉटम मोस्ट पार्ट में अगर टेंशन आएगा तो बॉटम वाले पार्ट में जो ये जो स्टिरप्स लगे होंगे, जो यहाँ पे टाई बार्स लगे होंगे, एक तरह से बोल सकते हो कॉलम के केस में भी जिधर बेंडिंग आ रही है, तो नीचे वाला पार्ट अगर स्ट्रेच होगा तो वहां से उसके खुलने के चांस बहुत आसान हो जाएंगे। बहुत आसानी से जो ये यहाँ पे इस तरीके से स्टिरप्स हमने अगर नीचे ज्वाइंट दिया होगा तो नीचे से आसानी से वो दो पार्ट में खुल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर देते हैं, ताकि ऊपर से वहां पे प्रॉब्लम ना आए। जब ऊपर से ऐसे बार बेंड होगी तो ऊपर वाले जो ये पूरे के पूरे ज्वाइंट हैं ये लूज रहेंगे, यहाँ पे उसको फेलियर के चांसेस नहीं देखने को मिलेंगे। दैट इज वाई इसको हम ऊपर रखते हैं। ऊपर भी अल्टरनेट रख सकते हैं, एक इधर आ रहा है, अगला ज्वाइंट इधर आ जाएगा, अगला ज्वाइंट इधर आ गया, अगला ज्वाइंट इधर, फिर इस तरीके से अल्टरनेट इस तरीके से हम प्रोवाइड करा सकते हैं गाइस, समझ रहे हैं? तो ये हमारा इफेक्टिव वे होता है प्रोवाइड कराने का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए, मिनिमम स्टील, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, ये सारा क्राइटेरिया आपको पता है कि सर जो हमारे पास टॉप पे बार होगी, जिसको हम कंप्रेशन स्टील बोल रहे हैं, इसके लिए इसकी मिनिमम वैल्यू का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू ASC मैक्स अगर बोला जाए तो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया ही है, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक। और अगर AST की बात करें, AST की मिनिमम वैल्यू भी है और मैक्सिमम वैल्यू भी है। मैक्सिमम वैल्यू कितना पूछा जाए तो आपको बताना होगा 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक। 4% ऑफ ग्रॉस एरिया इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम सोच के बच्चे ऐसा सोचने लगते हैं कि सर दोनों मैक्सिमम को जोड़ दिया जाए, 4% ये भी 4%, 8% बीम में प्रोवाइड। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। बीम में हम लोग टोटल रेनफोर्समेंट 8% कभी नहीं प्रोवाइड कराते हैं। अगर जनरल स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट अलाउड इन अ बीम दैट इज 4%, 4% ही आप टिक करेंगे। अगर ASC पूछा जाए अलग से या AST पूछा जाए उसके लिए भी 4% ही आप टिक करेंगे।
साथ ही साथ इसकी मिनिमम वैल्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, AST/BD वाला फॉर्मूला जो आपने याद किया होगा वो कितनी होती है। दूसरे पहलू पे चलते हैं, अगले पहलू पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कोडल प्रोविजन जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि अभी कुछ बच्चों ने पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछा भी था, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या पूछा वहाँ पे कि सर आपने तो 32 mm लिखवाया है, हमने तो 36 mm पढ़ाया, और इसको मैं जब भी पढ़ाया हूँ ना उस समय क्लास के लेक्चर नोट्स में हमेशा बताया हूँ कि कोडल वैल्यूज को ब्लाइंडली जो फॉलो करते हैं उनको कोड को देखना भी आना चाहिए। क्या है इंपॉर्टेंट कोड में आप देखेंगे तो क्लॉज नंबर 26.2.5.1 लैप स्प्लाइसेस, यहाँ पे लैपिंग से रिलेटेड एक क्लॉज है। जब हम बार की लेंथ इंक्रीज करनी होती है, सपोज करो कि जो आपके पास स्टील की बार है, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी स्टील की बार की बात करेंगे तो एक बार पूरी की पूरी लेंथ जितनी जरूरत है उतनी लेंथ की तो आती नहीं होगी, कहीं तो खत्म होगी, एक बार खत्म हो गई। उसके बाद जब इसमें हमें ओवरलैपिंग दूसरी बार को जोड़ना होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं, कई बार हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, कई बार क्या होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम से इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो जनरली जो लैपिंग आपको देखने को मिलती है, उस लैपिंग के लिए क्राइटेरिया क्या है कि इन दो बार को आपस में चिपका के इस तरीके से रख के और वायर से इस तरीके से हम बांध देते हैं, पतले वाले वायर्स जो आते हैं, तार आते हैं, तो इसको, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे लैपिंग बोल रहे हैं। तो लैप स्प्लाइस इसी से रिलेटेड क्लॉज है। लैप स्प्लाइस shall not be used for bars larger than 36 mm। 36 mm के डायामीटर से मोटी बार रहेगी तो वहां पे लैप स्प्लाइस हम यूज नहीं करेंगे, उसके बाद वेल्डिंग करेंगे। कहने का मतलब कोड ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है 36 mm तक, लेकिन बाद में कोड ने क्या किया, अपने आप को खुद को करेक्ट कर लिया। क्या करेक्ट कर लिया बेटा, कोड ने कहा ये अमेंडमेंट है, ये कोड के अंदर के पेज पे लिखा हुआ मिलेगा, और कोड की शुरुआत में जो अमेंडमेंट 1, अमेंडमेंट 2, अमेंडमेंट 3 पढ़ते हो ना, तो अमेंडमेंट 3 में ये आपको क्लॉज मिल जाएगा। वहां पे ये लिखा हुआ है कि लैप स्प्लाइस शेल नॉट बी यूज फॉर बार लार्जर देन 32 mm। देखो 36 को इन्होंने क्या कर दिया 32, बार लार्जर देन 32 mm शेल बी वेल्डेड और मैकेनिकली स्प्लाइस्ड। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि इस लाइन को ना उठा के यहाँ रख देना है, इसको रिप्लेस कर देना है। इसके ऊपर लिखा था रिप्लेस दी 26.2.5.1 ए विद दिस लाइन, इस लाइन के साथ रिप्लेस। मतलब अब क्लॉज कितना हो गया बेटा, अब आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से कि सर अब इफेक्टिव वैल्यू हमें कितनी याद करनी है बार डायमीटर की, दैट इज 32 mm। 32 mm की वैल्यू ही हमें याद करनी है, 36 mm को भूल जाना है, अपने दिमाग से, अपने जहन से दूर दूर तक निकाल देना है इस वैल्यू को। दिस इज द करेक्ट वैल्यू, याद रहेगी सबको। 32 mm से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे या फिर मैकेनिकल स्प्लाइसिंग करेंगे। करेक्ट, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगला देखो क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस क्लॉज की बात कर रहा हूँ मैं, पेज नंबर 30 पे जो आपको कोड में मिलता है, उस कोड में क्या है कि हर वैल्यू के लिए जो सेम वैल्यू दे रखी है, सब्स्टिट्यूट FCK+3 फॉर FCK+4। अब वहाँ पे M20 के लिए जब उस चार्ट को देखोगे तो वहाँ पे M20 के लिए, M20 कंक्रीट के लिए आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आपको वैल्यू जो मिल जाएगी FCK+4 मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे है FCK+3 करना है उसको, FCK+3 कोड में आप जाके देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर 30 पे टेबल नंबर 11 में कॉलम 2 की बात कर रहा हूँ, कॉलम 3 में यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट FCK-3 फॉर FCK-4 अगेंस्ट M20। अगेन M20 के लिए वहाँ पे दो क्लॉज दिए हुए हैं, उस क्लॉज के, इस टेबल को मैंने बताया भी था पिछले वाले इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट वाले केस में। तो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट वाला केस था, यहाँ पे भी बोल दिया गया कि भाई FCK-4 नहीं होगा, FCK-3 ही होगा, जो कि हमने दूसरे वाले सेशन में आपको डिस्कस भी किया था। तो ये दोनों क्लॉज आपको दिखा भी दे रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना रहे, सारी बातें सबको क्लियर हो जाएं। राइट राइट गाइज। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था इस 10 मिनट शो में, लास्ट में मैं आपको कुछ कोड बताऊंगा जो कि सिमिलर टाइप के लगते हैं और कई बार कंफ्यूज करते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसी बहाने हम लोग इस शो में ये भी काम कर लेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट कोड, कोडल वैल्यूज और साथ साथ में कोड के नाम किस काम में आते हैं वो हम याद करते चलेंगे। धीरे धीरे इनकी PDF भी हमारे पास रहेगी जिससे कि हमें एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। IS 650 स्पेसिफिकेशन फॉर स्टैंडर्ड सैंड
टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। देखो स्टैंडर्ड सैंड फॉर टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की टेस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड सैंड का स्पेसिफिकेशन, कैसा सैंड होना चाहिए उसके बारे में इस कोड में दिया हुआ है। याद रहेगा सबको 650। 516 क्या है, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए ये कोड है IS 516। IS 457, अब IS 45 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन। अब देखिए IS 456 तो हम लोग बहुत जनरली पढ़ते हैं, 457 1957 ये पूछा जा सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो बहुत सारे लोग। 456 तो तुम्हें याद है RCC वाला कोड है, प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए। यहाँ पे देखिए 457 लिखा हुआ है, कोड फॉर प्रैक्टिस ऑफ जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट फॉर डैम एंड अदर मैसिव स्ट्रक्चर। ये याद रखिएगा किसके लिए है, प्लेन एंड रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए, लेकिन डैम और मैसिव जो बड़े स्ट्रक्चर होंगे उसके कंस्ट्रक्शन के लिए। IS 456 किसके लिए, कोड फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट। आगे बढ़ते हैं गाइज, IS 455 स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, याद रहेगा आपको। 383 स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ये भी याद रहेगा। 269 अगेन इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकेशन फॉर OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड। IS 1344 स्पेसिफिकेशन फॉर कैल्सिन्ड और क्ले पोजोलोना हैविंग पोजोलोना, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाता है, कैल्साइंड पोजोलोना क्ले या फिर क्ले पोजोलोना। 1343 आपसे पूछा जाता है कोड फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, प्री स्ट्रेसिंग के लिए। और 1199 मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कोड थे जो मैंने 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस किए। इस पर्टिकुलर सेशन की PDF मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आई होप आपको आज का सेशन मस्त लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा, और आप लोग इस 10 मिनट के शो को रोज एंजॉय कर रहे होगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।